हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने वॉल्यूम डिस्कस किया, हमने एरिया डिस्कस किया। आज हम इसी चैप्टर के बची हुई 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट इज़ डेंसिटी एंड स्पीड को डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि फाइनली होना क्या है, फिजिक्स है तो भाई क्वेश्चंस तो आएंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस ट्राई टू रिकॉल कि हमने पढ़ा क्या था। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वॉल्यूम को और हमने डिस्कस किया था एरिया को। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। अगर मेरे पास ये बॉक्स है तो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है ये स्पेस जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है। सो विच मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इट्स वॉल्यूम। क्या यूनिट्स थे, तो हम एसआई यूनिट्स की ही बात करेंगे। क्या एसआई यूनिट्स थे, सो दैट वाज क्यूबिक मीटर। सो जिसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमने 6th में पढ़ा था, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हमें काम आने वाली हैं अपने इस सेशन में भी। तो रिकॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है एरिया। अब एरिया क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये बॉक्स फिर से रखा, ठीक है, अब जो सरफेस, मतलब मेरे हाथ पर जो सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट इज़ एरिया, ठीक है। जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, मतलब मेरे हाथ पर भी, ये सराउंडिंग्स में भी, दैट इज़ वॉल्यूम। एंड द सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स एरिया। तो अगर हम सरफेस की बात करें, हम सिर्फ नीचे इस सरफेस की बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। बात समझ आ गई। सो क्यूबिक मीटर एंड स्क्वायर मीटर, बात समझ आई, रिकॉल हो गया दोनों ही, क्योंकि ये दोनों अब हम यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज़ डेंसिटी में। तो डेंसिटी को देखते हैं, डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी ना, अगर हम हर एक ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कोई मास है और उसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसा है। तो बस वही डेंसिटी होती है। तो अगर हम हर एक ऑब्जेक्ट के मास, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की बात करते हैं, तो इट हैज़ अ सर्टेन मास एंड इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। सो इन दोज टर्म्स वी डिफाइन डेंसिटी। तो डेफिनेशन जो है अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम कुछ और बेसिक चीज़ें समझेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि डेंसिटी होती क्या है। तो यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस की, मान लो एक सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है, से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक है। 2 अलग अलग हैं, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अलग बना देते हैं, कुछ ऐसा कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, अलग अलग है, ए है बी है, ठीक है। अब दोनों के मासेस जो हैं वो इक्वल हैं। मान लो ये भी m है, इसका मास, और इसका मास भी m है, ठीक है। सो मास इज इक्वल टू m इन बोथ द केसेस, राइट, बट दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। तो जितना स्पेस ये a ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना स्पेस b ऑक्यूपाई, उतना स्पेस ऑब्जेक्ट बी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो से मेरे पास ये पेन तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम जैसे हो गए। सो लेट मी टेक 2 डिफरेंट बुक्स, ठीक है। तो मान लो 2 अलग अलग, एक आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है, और एक है आपकी फिज़िक्स की बुक। तो दोनों को अगर आप देखो तो से दोनों का मास जो है वो सेम है, या मैथ फिज़िक्स की बुक और फिज़िक्स की नोटबुक ले लो, तो दोनों का मास सेम है, लेकिन जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट कैन बी डिफरेंट, दैट इज़ डिफरेंट,
ठीक है। अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो उनका मास इक्वल हो सकता है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। कि मान लो ये है ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। दोनों का ही जो वॉल्यूम है दैट इज सेम, से v वॉल्यूम है दोनों का, लेकिन इन दोनों का मास अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट बेसिक था जो मैं आपको बता रही थी। इनको थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ से समझते हैं। ओके, तो अब देखो पहली एक्टिविटी है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनका मास तो इक्वल है लेकिन वो उनका वॉल्यूम अलग है, मतलब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो अलग है। तो इसके लिए ना हमने बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लिया है। हमने लिया है एक आयरन का वेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आयरन वेट लिया है जो कि 1 kg का है, और दूसरा हमने शुगर ली है जो अगेन 1 kg है। तो दोनों ही 1-1 किलो है। मतलब ऐसे समझ लो कि 1 किलो आयरन लिया है और 1 किलो शुगर ली है, राइट। और जो हमारा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बुलाते हैं हम इसे, क्लास 6 में पढ़ा है हमने। सो दिस इज बीम बैलेंस। तो हमने क्या किया कि बीम बैलेंस के दोनों तरफ जो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स पे, दोनों पैन्स पे, एक में हमने आयरन रख दिया और एक में हमने शुगर रख दी। दोनों का मास इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल मास के हैं, दोनों 1-1 kg ही हैं। लेकिन अब बीम बैलेंस में आप क्या देखोगे कि ये जो हमारी नीडल है ना, ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर रही है। तो इसका मतलब है कि वेट तो सेम है दोनों का, लेकिन अब अगर आप स्पेस ऑक्यूपाई करता हुआ देखोगे तो आयरन का जो आयरन एक वेट लिया था हमने, वो आयरन वेट कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपेयर टू शुगर। वेट तो सेम था, ठीक है, मास तो सेम है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज़ डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि अब अगर मैं 1 किलो का आयरन का वेट ले लूँ और एक तरफ मैं कॉटन ले लूँ 1 kg, तो आप देख रहे हो ना कॉटन कितनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो आयरन है ना, आयरन के बीच में जो एटम्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, तो उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है। वहीं पर अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो ये बात समझ आ गई यहाँ से, ठीक है। तो आगे बढ़ें, हम आगे पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। कैसे? हमने यहाँ पर ना कोई भी हम 4 चीज़ें ले लेंगे, 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे और इन सब को जो है हम क्यूब की शेप में लेंगे जिनका जो साइज़ है दैट इज सेम, ठीक है। तो ये कैसे होंगे? ये सेम साइज़ के होंगे, करेक्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस में, दिस इज़ आवर केस नंबर 1। इसमें हमने क्या किया कि 2 क्यूब्स लिए, एक क्यूब था आयरन का और एक क्यूब था एल्युमिनियम का। दोनों ही बिल्कुल सेम साइज़ के हमने ले लिए, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। क्यूब क्या होता है, क्यूब अगर देखें तो इसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सेम साइज़ के दोनों ही क्यूब्स ले लिए हैं और अब हमने अगेन इनको बीम बैलेंस पे रख दिया। अब आप क्या देखोगे कि हमारा जो बीम बैलेंस है ना, वो उसकी जो नीडल है ना वो इक्वल पे अलाइन नहीं होगी, वो बेंड हो जाएगी या फिर झुक जाएगी टुवर्ड्स द आयरन। तो इसका मतलब क्या हुआ, although the space occupied by both the substances are same, लेकिन masses are different, ठीक है, मास अलग अलग हैं। इसका मतलब कि आयरन जो है, आयरन इज हैवियर, ठीक है। एक और देखते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि आयरन को ग्लास से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब एक तरफ एल्युमिनियम रख दिया, एक तरफ ग्लास रख दिया, दोनों को बीम बैलेंस पे रख दिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें फिर से वही काम करना है, हमें देखनी है अपनी नीडल। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी नीडल है ना वो एल्युमिनियम की तरफ एकदम टिल्ट हो गई है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इन दिस केस एल्युमिनियम इज़
heavier as compared to the glass. So glass over here is lighter. तो हमने तो सेम साइज़ की दोनों चीज़ें ली थी, लेकिन यहाँ पर भी ये बात समझ आई कि एक का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन. ठीक है, वेरी गुड. और देखते हैं अब हम क्या करेंगे. अब हम एल्यूमिनियम को वुड से रिप्लेस कर देंगे. तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ ग्लास लिया, एक तरफ वुड ले लिया. अब फिर से बीम बैलेंस पे रखा तो हमने देखा कि अब जो नीडल है वो ग्लास की तरफ झुक गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्दो बोथ ऑफ देम हैज़ इक्वल वॉल्यूम्स, लेकिन मास जो है वो ग्लास का ज़्यादा है. ठीक है, सिंपल था. चलो और समझते हैं. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा लिक्विड्स के केस में जाएंगे. तो हम ना 2 टम्बलर लेंगे और दोनों जो टम्बलर हैं ना हमारे वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए मतलब. ठीक है, तो मतलब जो भी आपका ग्लास का सेट है ना, ग्लास के सेट में से 2 एक जैसे ग्लास निकाल लो. ठीक है, अब उन दोनों ग्लास को पहले तो इस बीम बैलेंस पे रख के चेक कर लो कि भाई दोनों ही बिल्कुल सेम हैं, मतलब दोनों का जो मास है वो सेम है. ठीक है, क्योंकि हमें ग्लास का मास नहीं चेक करना है, हमें अपने लिक्विड का चेक करना है. तो अब हम क्या करेंगे, एक में हम डाल देंगे मिल्क और एक में हम डाल देंगे वाटर. तो अब हम क्या देखेंगे कि अब दोनों को ही बीम बैलेंस पे रखेंगे एक एक तरफ. तो हम देखेंगे कि जो नीडल है वो मिल्क वाले पैन की तरफ टिल्ट हो चुकी है. इसका मतलब मिल्क जो है सेम अमाउंट ऑफ मिल्क से 50 ml मिल्क जो है इसको हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके लेंगे और इस ग्लास में डाल देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 ml मिल्क डाला है, यहाँ पर हमने 50 ml वाटर डाला है. मतलब क्वांटिटी दोनों में हमने सेम ली है, लेकिन फिर भी हमें ये ऐसा बता रहा है कि ऑल्दो यू हैव टेकन द सेम वॉल्यूम्स बट द मास ऑफ मिल्क, the glass of milk is more as compared to the mass of what? Mass of this water. ठीक है, तो इससे अब हमें 2 चीज़ें समझ आ गई कि हो सकता है कि दोनों ही जो सब्सटेंसेस हमने लिए हैं वो सेम मास के हों, लेकिन उनका वॉल्यूम अलग हो सकता है. हो सकता है दोनों का वॉल्यूम हम सेम लें लेकिन उनका मास फिर भी डिफरेंट हो सकता है. कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं इन एक्टिविटीज़ से. तो सबसे पहली एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जो 1 kg शुगर था वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था या ज़्यादा वॉल्यूम था उसका एज़ कम्पेयर टू 1 kg ऑफ आयरन. तो इसका मतलब है कि आयरन इज़ डेंसर दैन शुगर. ठीक है, दूसरी चीज़, मास ऑफ आयरन क्यूब इज़ मोर एज कंपेयर टू द मास ऑफ आइडेंटिकल एल्यूमिनियम क्यूब. क्योंकि जो साइज़ था दोनों ही क्यूब्स का वो तो सेम था, लेकिन जो आयरन क्यूब का मास है वो ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम साइज़ के हैं लेकिन ज़्यादा मास किसका है, सो दैट इज़ आयरन. तो दिस मीन्स आयरन इज़ डेंसर. तो मतलब एक छोटे से पीस ऑफ आयरन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं. द मॉलिक्यूल्स दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर और वो ज़्यादा मास है उसका. वहीं पर अगर हम एल्यूमिनियम क्यूब की बात करें तो साइज़ सेम है लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस हैं, इसलिए उसका मास भी कम है. करेक्ट. द नेक्स्ट वन इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज़ मोर दैन द मास ऑफ ग्लास क्यूब. तो एक एल्यूमिनियम का क्यूब था, एक ग्लास क्यूब था. तो यहाँ पर भी जो एल्यूमिनियम का क्यूब है इट इज़ डेंसर एज कंपेयर्ड टू द ग्लास क्यूब. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के क्यूब में जो मॉलिक्यूल्स थे देवर क्लोजली पैक्ड और इसी वजह से ये एक डेंसर सब्सटेंस है एज कंपेयर टू द ग्लास क्यूब. Correct. The next one is the mass of glass cube is more than the identical wooden cube. तो इसका मतलब कि जो glass cube है it is denser as compared to the wooden cube. Then a certain volume of milk has more mass than equal volume of water. तो दोनों ही milk और water हमने equal volumes में लिए थे, लेकिन फिर भी जो हमारी beam balance की needle है वो किसकी तरफ गई थी? milk की तरफ. इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि equal volume और in equal volume of water and milk is denser.
मिल्क क्या है, मिल्क डेंसर है, ठीक है, ज़्यादा डेंस है एज कंपेयर टू द वाटर, करेक्ट। तो इसी से अब हमें ये समझ आता है कि जब भी हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मतलब सेम दिखने वाले, सेम वॉल्यूम वाले या फिर सेम मास वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब हम उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं या जिस क्वांटिटी का यूज़ करते हैं दैट इज़ डेंसिटी। सो नाउ लेट अस डिफाइन डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द mass of a unit volume of that substance. So mass of the unit volume of that substance, that is, you just remember this, ठीक है। So density is equal to mass by volume। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होना चाहिए क्योंकि अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो अगर SI यूनिट्स की बात करें तो मास इज़ kg एंड वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर जो SI यूनिट हुआ दैट इज द SI यूनिट इज गोइंग टू बी kg पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर हम CGS टर्म्स में बात करें सो इट इज़ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज़ SI दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो इसको kg सेंटीमीटर ऐसे सॉरी मीटर नॉट सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब समझते हैं SI और CGS यूनिट्स ऑफ डेंसिटी में कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कनेक्शन ना आए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो इस कनेक्शन को यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो हमें पता है कि 1 kg जो है वो कितने ग्राम्स का होता है, सोचो वो होता है 1000 ग्राम्स का, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, दैट इज़ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो बात सेम हुई कि नहीं हुई, गुड। अब दूसरा यूनिट क्या है, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखूँ या बाहर रखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये 1 मीटर क्यूब ऐसे ही आएगा। और अगर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो फिर से शफल करें, जो हमारे यूनिट्स हैं उनको लेफ़्ट राइट करें। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 ओवर जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं दैट इज़ 6 ज़ीरोज़, राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इजी है ना समझना, कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं। अब हमने क्या बोला है कि हमने ये दोनों तरह से निकाल लिए, ठीक है। तो यही है kg पर क्यूबिक मीटर एंड ग्राम पर क्यूबिक, नॉट मीटर्स बट सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये C थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इसको रेड कलर से लिखेंगे। सो इट इज़ सेंटीमीटर्स, राइट। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमें इनको सॉल्व करना है। सो इट इज़ 1 ग्राम ओवर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होगा। सो 1 ग्राम इज़ हाउ मेनी किलोग्राम्स, इट इज़ 1/1000 किलोग्राम्स ओवर 1/6 ज़ीरोज़, कितनी ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़ क्यूबिक मीटर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 ग्राम ओवर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ डिनोमिनेटर था तो यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर था तो ये नीचे जाकर यहाँ का यहाँ पर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन में। सिंपल मैथ्स, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको नीचे लेकर आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 ज़ीरोज़ कट गई, तो इसका मतलब है 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो हमने लास्ट में निकाला है
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप देखोगे कि ये जो कन्वर्जन्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, और फाइनली ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखो बेसिकली अभी इस लेवल पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये पूरी कन्वर्जन कैसे करते हैं और कैसे हुई है। आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना, फोर्थ टाइम आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अभी क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ सेशन है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करेंगे। कल भी मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जन्स को सॉल्व करो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। अब आता है कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि मास ऑफ आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी 78 ग्राम्स, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है कि गिवन लिखना है, तो हमें यहाँ पर आयरन की डेंसिटी निकालनी है। तो हमें बोला है मास जो है दैट इज m इज 78 ग्राम्स और जो वॉल्यूम है दैट इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? सो इट इज मास बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा 78। अब देखो दोनों ही यूनिट्स, अच्छा इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दो तरह के यूनिट्स किए हैं, SI एंड CGS, ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में SI यूनिट होता है kg पर क्यूबिक मीटर और CGS होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, पहले आपको देखना है कि जो यूनिट्स है ना वो सेम सिस्टम के होने चाहिए, या तो दोनों CGS हों या दोनों SI हों, और उसके बाद कि आपसे आंसर किस फॉर्म में पूछा गया है, क्या वो CGS में पूछा जा रहा है या वो SI में पूछा जा रहा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखो, ये तो हम फर्स्ट टाइम डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना बहुत सिंपली इन्होंने हमें सब कुछ CGS में दे के रखा है और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये आ जाएगा हमारा आंसर, और ये किस में है, ये CGS यूनिट्स में है, ठीक है। वेरी गुड। एक और करते हैं, द मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम। तो मतलब मास 1 ग्राम है और वॉल्यूम क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें डेंसिटी निकालनी है वाटर की। सो इट विल बी m बाय v। सो m इज़ 1 ग्राम, v इज़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस चीज़ से ना हमें एक और कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है ना वो उसके वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करती है, उसके शेप पे के चेंज होने से या साइज़ के चेंज होने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑन द शेप। करेक्ट? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स होती हैं ये, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की स्टेट्स नहीं हैं, दिस इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों होगी? हमने पढ़ा था, मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, उनके बीच में स्पेसेस बढ़ने लगते हैं और डेंसिटी कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज दे ऑल एक्सपैंड ऑन हीटिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ वाटर। करेक्ट। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद एनी चेंज इन शेप और साइज। ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि शेप और साइज के चेंज होने से डेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स। तो जब भी हम रेगुलर सॉलिड्स की बात करते हैं ना, तो डेंसिटी को डिटर्मिन करना इज़ वेरी सिंपल। कैसे? हम सिंपली डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ D इज इक्वल टू m बाय v। सो m इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस, राइट, एंड v इज़ द वॉल्यूम ऑफ substance,
एम आई क्लियर? बात समझ आ गई है? ओके, तो ये हो गया करेक्ट। ओके, अब हम आते हैं इर्रेगुलर सॉलिड्स पे। फिर से आप पिक्चर देख रहे होंगे, आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने कल भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे हम वॉल्यूम निकालने के लिए। तो एग्जैक्टली डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो हमें बस वही सिंपल अपने सेटअप का यूज़ करके हमें वॉल्यूम निकालना है और हमें डेंसिटी निकल जाएगी। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सबसे पहले मास को चेक करेंगे। मास को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना बीम बैलेंस का यूज़ कर लेंगे, किसी भी मेजरिंग स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, किसी का भी यूज़ करेंगे और हम मास निकाल लेंगे। अब क्या चाहिए? दूसरी चीज़ चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सेम, एक हम बीकर लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे और हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी V1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड से उस इर्रेगुलर सॉलिड को सस्पेंड करेंगे इनटू दिस लिक्विड एंड नाउ वी विल find out the reading and that reading will be what? That reading will be V2. So this is initial volume of water and this is final volume of water, ठीक है। तो बात समझ आ गई, बात क्लियर हो गई। तो अब V1 V2 आ चुके हैं, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? हमारा जो वॉल्यूम जो हमें चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज गोइंग टू बी V2 माइनस V1, करेक्ट। तो जो भी वैल्यू V2 की आई है उसमें से V1 को निकाल दो, सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ आर इरेगुलर सॉलिड। एंड नाउ वी विल पुट मास एंड वॉल्यूम की जो हमारे पास फिगर्स है उनको हम इस फॉर्मूला में डालेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ दैट इरेगुलर सॉलिड। अब देखो सॉलिड का निकाल लिया, अब यहाँ पर लिक्विड का निकालना भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिक्विड कैसे करेंगे सोचो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक एम्प्टी बीकर लेंगे और इसका मास निकालेंगे यूजिंग बीम बैलेंस एंड लेट दिस मास इज M1, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और इस मेजरिंग सिलेंडर में से हम 50 ml मिल्क डाल के मेजर कर लेंगे। नाउ वी विल ट्रांसफ़र दिस 50 ml ऑफ मिल्क इनटू दिस एम्प्टी बीकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मिल्क डालने के बाद इसका फिर से हम इसका बीम बैलेंस है, इसके मास को मेजर करेंगे। सो इट विल बी से M2। तो जो हमारा फाइनल मास आएगा, सो दैट विल बी M2 माइनस M1, राइट। अब क्या करना है, से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज जो हमने वॉल्यूम लिया है, सो दैट इज़ 50 ml। तो 50 ml को अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में करेंगे, सो इट विल बी 50 cubic centimeters. So this is the volume of the milk, correct. So now what will be the density? Density is equal to mass by volume. तो अल्टीमेटली सब जगह हमने क्या किया, हमने मास को वॉल्यूम को अलग अलग निकाला और फाइनली दोनों ही वैल्यूज़ को हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूला में डाल दिया, ओके, राइट। So let us take up our first question. The question is the density of a copper is 8.9 gram per cubic centimeters. What would be the density in kilogram per cubic meters? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हमने कन्वर्जन की थी फ्रॉम CGS टू SI, SI और CGS में हमने रिलेशनशिप किया है। तो क्या किया है, तो हमने पढ़ा था, वी नो दैट, यहाँ पर एक चीज़ जो हमें पता है जो बहुत हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट। और जो हमें गिवन है वो ये है द डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो कॉपर की जो डेंसिटी हमें दी गई है दैट इज़ 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 1 ग्राम में 1000 हैं तो 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में कितने होंगे। सो सिंपली मल्टीप्लाई दिस 8.9 विद 1000, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो क्या होगा, इट विल बी
8900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। तो कैसे किया, यहाँ देखो 8.9 था तो इसको हम 89/10 लिख सकते हैं और यहाँ 1000 था, ठीक है। सो 1000 से ये कट गया, अब क्या बचा 8, 9 एंड 2 zeros। सो दिस इज द आंसर। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो कन्वर्जन ध्यान से पढ़ी होगी तो एकदम आप सॉल्व कर लोगे। द नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ सिल्वर ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बहुत ही सिंपल है, जो हमें चीज़ें गिवन हैं वो क्या हैं, वो है डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर की डेंसिटी हमें दी गई है, क्या है 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। दूसरा हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या पता है, D इज इक्वल टू m/v। तो ये तो D है हमारा, V भी दिया है, बस हमारे पास मास नहीं है और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं ताकि हम आंसर निकाल पाएँ। सो से m इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा D × v। सो m इज गोइंग टू बी, D इज 10.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर ग्राम्स में आने वाला है। सो इट इज़ 103 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 200। तो इससे ये कट गया। अब क्या बचा, अब बचता है 3 2s are 6, 2 zeros are 0 and this. So the mass that we wanted to find out is 2060 grams. चेक कर लो क्या ये सही है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, गो एंड सॉल्व देम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इनिशियली प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना वैसे वैसे बहुत ही सिंपल होता जाएगा। तो आई होप डेंसिटी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द मास ऑफ अ लेड पीस इज 115 grams. When it is immersed into a measuring cylinder, the water level rises from 20 milliliter mark to 30 milliliter mark. Find the volume of the lead piece and the density of the lead in kilogram per cubic meters. ठीक है, देखने में बहुत लंबा, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 5 पार्ट्स में सॉल्व करते जाओगे ना तो आप देखोगे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहले हमें जो चीज़ें गिवन हैं पहले हम वो लिखेंगे। सो गिवन इज़ द मास ऑफ द लेड पीस, ठीक है। सो मास ऑफ लेड पीस, ठीक है। सो इट इज़ 115 ग्राम्स। सो नेक्स्ट इज़ रिटन कि जब हमने उस पीस को मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो जो इनिशियल वॉल्यूम दैट वाज V1 वाज 20 मिलीलीटर्स और डालने के बाद द वॉल्यूम रोज टू 30 मिलीलीटर मार्क। इसका मतलब जो वॉल्यूम हो गया, द वॉल्यूम ऑफ लेड पीस is equal to V2 minus V1 and it will be 30 minus 20 that is 10 milliliter. Now this is milliliter, ठीक है। यहाँ हमारे पास ग्राम्स में है। So we know that 1 ml is equal to 1 centimeter cube or the cubic centimeter। तो इसका मतलब ये 10 cubic centimeters हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया लेड पीस का, तो बेसिकली ए का आंसर तो हमारे पास आ गया। अब बचता है, या 1 का आंसर, अब बचती है डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना है, देखो कहाँ लिखा है मास 115 ग्राम्स एंड व्हाट इज द वॉल्यूम। सो इट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब, नॉट माइनस, दिस इज गोइंग टू बी प्लस, ठीक है। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे। सो इट विल बी 111.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ये आ गई डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स, लेकिन हमें बोला है कि इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में निकालना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, कैसे 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1000 kilograms per cubic meters,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, सो इट विल बी, सॉरी नॉट 11 not 10 but it will be, okay, so it will be 11,500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स। तो बताओ आपका आंसर क्या निकला, यही निकला ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, मुझसे पहले ना आपका आंसर आना चाहिए और जिसका आएगा वो मुझे आज क्वेश्चन सेक्शन में बताएगा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पहले निकाल दिया था, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट, ठीक है। तो एक रूम एक क्यूबॉइड की तरह है, क्योंकि साइड्स सारी जो डायमेंशंस हैं वो अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। नाउ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द एयर इन द रूम। तो बड़ा ही सिंपल है, हमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये तो पता है। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, सो डी इज इक्वल टू 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वहीं पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो व्हाट इज़ लेंथ, 8 मीटर्स इंटू 5 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स। तो ये वही हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, राइट। तो 8 5s are 40 and 40 into 3 is equal to 120 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी आ गया। तो अब तो बड़ा ही सिंपल रह गया, हमें क्या निकालना है, मास। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ना यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। तो m इज इक्वल टू 1.29, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर क्यूब, राइट। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यूनिट्स को साइड पर रख के इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो करो मल्टीप्लाई दोनों, कितना हो जाएगा। तो मैं भी आंसर निकाल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ निकालो, ठीक है। ओके, तो मेरा आंसर आने वाला है, आपका आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। चलो, मेरा आंसर तो आ गया। सो माय आंसर इज़ 154। अब क्योंकि नीचे 0 था तो पॉइंट यहाँ पर लगा के मैंने 0.8 कर दिया। सो इट विल बी kg। सो मास जो मुझे फाइंड आउट करना था वो है 154.8 kg। तो आपका क्या मास आया है ऑफ एयर इन द रूम, जल्दी से बताओ। तो बताना मुझे कि मुझसे पहले किया था या बाद में किया था। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन में भी देखें ना, डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि हमें मास और वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी निकालनी थी, या फिर ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है और मास निकालना है। बहुत ही सिंपल था। सिंपल इसलिए था क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशंस दे रखी थी। पहले वॉल्यूम निकालना था, फिर उन सारी की सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करना था, ये चेक करना था कि CGS है या SI है, सेम यूनिट्स करने हैं, और फिर फाइनली वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालना है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा है डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में। तो ये बेसिक क्वांटिटीज़ हमने क्लास 6 में पढ़ी थी। तो डिस्टेंस हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, ठीक है, एक लेंथ के अलोंग अगर वो ट्रैवल करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो इसे हम डिस्टेंस बुलाते हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टेंस, ठीक है। अब कितने टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है वो भी मेजर करते हैं। तो इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़, डिस्टेंस और टाइम से हमारे पास एक और क्वांटिटी आती है दैट इज़ स्पीड। अब होता क्या है कि जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने मोशन पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट है, नाउ दिस पेन इज स्टेशनरी एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये बिल्कुल पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये अपनी ही जगह पर खड़ा है और टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट, ये पेन यहाँ से चला और आगे की तरफ मूव करता गया, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया
और इस डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान टाइम भी चेंज हुआ. सो this object now is said to be in motion when this object is changing its position with respect to time. करेक्ट. तो अब आता है, इसी से निकल कर आता है स्पीड. अब होता क्या है कि मान लो एक इंसान है जो कार में जा रहा है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया. सो से द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज़ 1 किलोमीटर, और जब वो ए से बी पर गया वो 1 मिनट में पहुंच गया. वहीं पर एक इंसान है जो बाय फुट जा रहा है, वो उसने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी पर गया, लेकिन उसको लग गए 10 मिनट. तो हम इस केस में बोलेंगे कि जो कार में बैठा इंसान था उसकी स्पीड फास्ट थी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु वॉज ट्रैवलिंग बाय फुट, है ना. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आती है, जहाँ पर हम ये मेजर करते हैं कि कौन तेज़ है या फिर कौन स्लो है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्पीड. स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम. सो दैट इज़ कॉल्ड स्पीड. तो स्पीड क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर द टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उस बाय द टाइम टेकन बाय दैट बॉडी टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस. ठीक है. सो डी बाय टी. सो स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे एंड दिस विल बी d बाय टी. SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ time? So that is second. So what will be the SI unit of speed? So it will be meter per second. ठीक है. तो ये तो छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए होता है, और जो लंबे डिस्टेंसेस होते हैं उनके लिए हम किलोमीटर पर आवर का यूज़ करते हैं. एम आई क्लियर? ओके. तो अब देखो, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में भी रिलेशन हमें आना चाहिए. जैसे अभी तक हम सबके बीच में रिलेशनशिप निकालते आए हैं, यहाँ भी हम निकालेंगे. सो वी कैन राइट 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर. ठीक है. सो 1 किलोमीटर इज़ हाउ मैनी मीटर्स? इट इज़ 1000 मीटर्स. 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स? तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू 1000 meters over 3600 seconds. So it will be equal to 1.36 meters per second. या फिर हम इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. तो बात क्लियर हुई, ये कन्वर्जन समझ आया. अब कई बार क्या होता है ना, हमारे पास यही चीज़ें कई बार किलोमीटर पर मिनट में भी होंगी, तो अकॉर्डिंगली हमें कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे जैसे हमसे पूछा गया होगा वैसे वैसे हम इनको कन्वर्ट करते रहेंगे. हो सकता है ये सेंटीमीटर्स में भी पूछ लें, तो सेंटीमीटर की कन्वर्जन भी हमें आनी चाहिए. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अब अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. वंस यू प्रैक्टिस यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस. तो प्रैक्टिस करते रहो, आपको ये सब कुछ याद रहेगा. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम एक और चीज़, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन बट दिस इज सम एक्स्ट्रा थिंग. सो इफ़ अ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन मिनट्स, देन द स्पीड विल बी किलोमीटर्स पर मिनट. ठीक है. सो 1 किलोमीटर over 1 minute. So 1 kilometer is 1000 meters and it will be equal to 60 seconds. ठीक है. तो 1 मिनट में 60 seconds होते हैं. So it is equal to 100 over 6 meters per second. तो इसको और सिंप्लीफाई करो. So 6 ones are 6 and then 6 6 36. अब अगर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ना तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आता जाएगा, 6 रिपीट होता जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस 6 वी विल पुट हियर 7 एंड वी विल पुट एन एंड टू आर कन्वर्जन. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर, 1 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है. समझ आ गया? ओके. तो चलो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स. तो डिस्टेंस हमें, जो हमें चीज़ें गिवन की गई हैं वो हम पहले लिखेंगे. सो गिवन इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स.
राइट। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज़ v एंड दैट टू इन मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें सब कुछ किलोमीटर और आवर्स में है, तो एक चीज़ है, अगर आपको कन्वर्जन याद नहीं है तो आप यहाँ पर ही ना डायरेक्टली इनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। तो यहाँ पर 200 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाख मीटर्स। तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। टाइम की बात करें सो 3 आवर्स, तो इट विल बी 3 आवर्स हैज़ 30 minutes and 60 minutes and 60 minutes has 60 seconds. So how much it is going to be? So it is going to be 6 6 are 36 multiplied by 3. So इसको solve करते हैं। So it will be equal to 10800 seconds। ठीक है, अब v निकाल लो। So it will be distance upon time. So distance is this upon टाइम। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो मुझे जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या निकला है। ठीक है, तो जल्दी करो, अपना आंसर बताओ। ओके, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो। ओके, ऑल राइट। सो राइट, तो मैं पहुंच चुकी हूँ 500/27 तक। तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ मीटर पर सेकेंड में आपका क्या आंसर आया। तो जो आपका आंसर है इट विल बी समवॉट अराउंड 15 पॉइंट समथिंग। सॉल्व करके मुझे बताना ज़रूर कि मीटर पर सेकेंड में आंसर क्या आया है। लेट अस फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द क्वेश्चन इज स्पीड दैट इज़ v इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है दैट इज़ इक्वल टू 30 मिनट। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस, राइट। तो स्पीड और टाइम दिया गया है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई t। सो d इज इक्वल टू, अब देखो ये मिनट्स में है लेकिन ये सेकेंड्स में है, तो इसी को मिनट्स सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट है 60 सेकेंड्स, सो इट विल बी 6 3s are 18 एंड इट विल बी 1800 सेकेंड्स। तो यहाँ पर पुट करो वैल्यूज़। सो इट इज़ this meters, right? So distance is in meters, so it will be 18,000 meters। तो अगर किलोमीटर्स में निकालोगे so it will be 18 किलोमीटर्स। so distance is this। ठीक है, चाहे मीटर्स में निकाल लो चाहे किलोमीटर्स में निकाल लो। करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स, टाइम है 20 मिनट्स। ठीक है, सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले तो किलोमीटर पर आवर में, सो इट हैज़ 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा कन्वर्जन्स देखते हैं। ओके, सो 1 आवर हैज़ कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 आवर्स। ठीक है, तो यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20/60। तो इसका मतलब है कि 20 मिनट्स विल बी इक्वल टू 20/60 आवर्स। ठीक है, तो ये अब आवर में कन्वर्ट हो गया। सो इट विल बी 1/3 आवर्स। तो टाइम जो है अब आवर्स में 1/3 हमारे पास आ चुका है। हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस ऑलरेडी किलोमीटर्स में है, सो दैट इज़ 15 ओवर 1/3। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा। सो 15 3s are 45। सो दिस मीन्स इन किलोमीटर पर आवर द स्पीड इज़ 45 किलोमीटर्स पर आवर। राइट, अब बचता है मीटर पर सेकेंड में। अब है मीटर्स पर सेकेंड में, तो फिर से लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए। तो इट विल बी 15 × 1000 मीटर्स। तो इसका मतलब हो गया इट विल बी 15,000 मीटर्स।
ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें सो इट इज़ इक्वल टू 20 मिनट्स। तो इसका मतलब है 20 मिनट्स हैज़, एवरी मिनट हैज़ 60 सेकेंड, सो इट विल बी 20 इंटू 60, सो 6 2s are 12 and it will be 1200 seconds. Very simple. So V is equal to, speed is equal to distance upon time. So V will be, distance is 15,000 and time is 1200. ठीक है, तो करो इसको सिंप्लीफाई, निकालो अपना आंसर। तो 3 4s are 12, 3 5s are 15, so 4 1s are 4 and 4 2s are 8 and 4 5s are 20, so it will be 12.5 meters पर सेकेंड। तो बताओ किस किस को ये समझ आया और किस किस ने मुझसे भी पहले सॉल्व कर लिया था। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। आपने क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। तो अब यहाँ पर रुकना नहीं है, सबसे पहले कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो आई विल सी यू next time with the next video of the next chapter. Till then you all take care and as you all know, learno हम मतलब free है पर best है।